नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 26 अगस्त 2020 है और दिन की शुरुआत करेंगे एलेनोर रूजवेल्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। हम जो भी शुरुआत करना चाहते हैं वो आज हम कर सकते हैं, राइट। और आज की शुरुआत जो है वो शायद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद एक बहुत बड़ा आपके लिए एक मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो हर एक दिन की ये जो एक खासियत है, एक नई स्ट्रेंथ, एक नए थॉट लेकर जो एक नया दिन उगता है, तो इसका यूटिलाइजेशन ज़रूर कीजिएगा। स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स को कवर कर लेता है। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने इसको मिलकर डिज़ाइन किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सिर्फ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपके फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करना है। 31 अगस्त 2020 तक ईएमआई की ऑफ़र भी इसके ऊपर अवेलेबल है। आज हमारे टेबल के ऊपर 6 टोटल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा हिल्स गिव लाइफ के साथ। ये एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो आर्टिकल है लिविंग विथ द अर्थ इन केरला, ये भी एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला आर्टिकल पहले हम डिस्कस करें, उसके बाद ये वाला आर्टिकल समझना जो है वो थोड़ा ईजी बन जाएगा। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। हिल्स गिव लाइफ, यह टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। यहाँ पर बात की है अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है पूरी अरावली की रेंज, राइट। तो ये अरावली के जो माउंटेन्स हैं ये एक प्रकार से दीवार का काम करते हैं। यहाँ पर जो थार डेजर्ट है इसको एक्सपांड या फिर इसको और ज़्यादा फैलने से ये एक दीवार जो है ये रोकती है। सालों से तो नहीं लेकिन सदियों से इस अरावली रेंज ने ये पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है इसके क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में, इसके क्लाइमेट को शेप करने में, इसके क्लाइमेट को मेंटेन करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे ये अरावली माउंटेन रेंज के जो हिल्स हैं, इनकी पहाड़ियाँ जो हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं, इसको डिग्रेड कर रहे हैं। माइनिंग के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसकी वजह से ये जो रेगिस्तान है, ये जो डेजर्ट है, ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये राजस्थान में भी, ईस्टर्न राजस्थान में एक्सपांड होने लगा है। हरियाणा में इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है और वेस्ट उत्तर प्रदेश में, और यहाँ तक दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है तो उसमें जो डस्ट का पार्ट है, बताया जाता है कि ये सारी डस्ट जो है ये इस रेगिस्तान से होकर फिर यहाँ सारी जगहों पर स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि हम इस बड़ी सी दीवार को तोड़ रहे हैं। Despite numerous warning signs, government have simply not stepped up to protect the Aravalis as they should. बहुत सारी ऐसी वार्निंग्स जो हैं उसकी साइंस हमें देखने को मिली है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार जो है वो इसके बारे में ऐसा कोई ख़ास कदम नहीं उठा रही है। 2018 का ये इंसिडेंट आज भी मुझे याद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 1/4 यानी कि 25% जितने जो राजस्थान में हिल्स हैं ये गायब हो गए। कैन यू बिलीव इट? हिल्स गायब हो गए क्योंकि यहाँ पर माइनिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही है। तो 25% जितने 1/4 हिल्स जो राजस्थान के हैं वो हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो गए हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक स्ट्रिक्ट एक्शन उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए, आप सारी चीज़ें हमारे सामने रखिए। बट देन एज वेल, उसके बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये चीज़ जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो क्या ये रियल सेंस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, आपको वेस्टर्न घाट में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी, हिमालयाज़ में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये रहा वेस्टर्न घाट, सह्याद्री जिसको हम कहते हैं। तो ये वाला वेस्टर्न घाट का जो पोर्शन है वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि केरला वाला जो आर्टिकल है उसमें हम इस रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि सदाबहार जंगल जो है वो यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं सदाबहार जंगलों में बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है।
अब जब आप यहाँ के जंगल को बर्बाद करेंगे, यहाँ के हिल्स को बर्बाद करेंगे, तो डायरेक्ट इसकी इम्पैक्ट होगी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और उसके बाद इसकी इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर भी हमें देखने को मिलती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसका मानना ये है कि अगर ये सारे पहाड़ जो हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज का हमने माइनिंग में, रोड में और डेवलपमेंट में अगर इस्तेमाल नहीं किया, तो ये सारे माउंटेन्स जो हैं वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, ये ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहेंगे और इसके रिसोर्सेज हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अभी हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी हरियाणा गवर्नमेंट को ये पूछा है कि इफ़ योर इंटेंशन इज़ दैट यू आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट इट देन से सो। अगर आप इसको बचाना नहीं चाहते, अगर आप इस अरावली रेंज को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते हैं, तो हमें बता दीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, सरकार भी जानती हैं, लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानते हैं, कोर्ट्स भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ऐसी कोई ख़ास एक्शन नहीं ली जाती है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब कर दिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो अगर पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। अब बात करते हैं केरला के बारे में। राइट, केरला यहाँ पर लोकेटेड है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी राइट, दिस इज़ वेस्टर्न घाट हियर, वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, और वेस्टर्न घाट में एक यहाँ पर स्टेट है जिसका नाम है केरला। आपके लिए एक प्रश्न है कि ये वेस्टर्न घाट जो है वो 6 राज्यों में फैला हुआ है, तो बताइए वो 6 राज्यों के नाम। अब आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस व्हाट वी से इस लाइन में आपको अरेंज करना है। राइट, कि सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य है, उसके बाद और साउथ में कौन सा राज्य है। इस प्रकार से आपको 6 राज्यों के नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं। ये आज का आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो केरला में नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो हर साल हमें देखने को मिलते हैं। पिछले 2 साल तो आपको, ये वाला साल और लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, जब केरला में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, बहुत सारा एरिया जो है वो डूब गया था। और इस साल बहुत सारी लैंडस्लाइड्स वहाँ पर हुई हैं। लास्ट ईयर 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस साल फिगर जो है ये 65 तक पहुँच गया है, और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। ऊपर से आप देखिए एक प्लेन क्रैश की ट्रेजेडी हुई। अब आप सोचेंगे कि प्लेन क्रैश और नेचुरल डिज़ास्टर का इसके साथ क्या लेना देना। इसके साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। डेवलपमेंट, अगेन डेवलपमेंट के नाम पर उन सारी जगहों पर भी हमने एयरपोर्ट्स बनाए हैं जिन जगहों पर एयरपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही रिस्की हो जाते हैं, जैसे कि टेबल टॉप एयरपोर्ट या फिर टेबल टॉप रनवेज। ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। इसके ऊपर एक ख़ास लेक्चर भी अवेलेबल है स्टडी IQ चैनल के ऊपर। टेबल टॉप रनवेज अगर आप लिखेंगे देन यू विल फाइंड दिस वीडियो कि टेबल टॉप रनवेज क्या होते हैं या फिर टेबल टॉप एयरपोर्ट्स क्या होते हैं। आई थिंक सिद्धांत अग्निहोत्री साहब ने इस वीडियो को बनाया था, तो आप देख लीजिएगा अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पाना चाहते हैं। और वैसे रेगुलर स्टूडेंट्स आपको पता होगा, मैंने भी आपको एक पिक्चर प्रोवाइड किया था टेबल टॉप रनवे का, कि फॉर एग्जांपल ये एक रनवे ऐसे बनाया जाता है, टेबल की तरह होता है ये पूरा एयरपोर्ट, और जो नज़दीक की और या फिर इर्द गिर्द की जो ज़मीन है उससे थोड़ी हाइट में इसको बनाया जाता है। तो अगर प्लेन रुक नहीं पाया तो फिर क्या होगा, वो फिर यहाँ पर रुक नहीं पाया तो फिर वो गिर जाएगा और फिर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट या फिर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। यही हुआ केरला में भी। तो ये सारी चीज़ें एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर इस बात का है कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल हमने हमारे देश में अडॉप्ट किया है, क्या ये जेन्युइनली डेवलपमेंट का मॉडल है, या फिर शॉर्ट टर्म में लोगों के पास पैसे आते हैं, शॉर्ट टर्म में लोग जो हैं या फिर एक राज्य जो है वो थोड़ा पैसे वाला बन जाता है, और उसके बाद देखने को मिलता है कि दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि हमारी ज़मीन जिसको हम कहते हैं नेचुरल कैपिटल, तो नेचुरल कैपिटल को डिस्ट्रॉय करके जो पैसे कमाने की एक रेस है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल या फिर वायबल है? द आंसर इज़ नो। ये सस्टेनेबल तरीका बिल्कुल नहीं है। केरला के बारे में ये बताया है कि एवरीवेयर इन केरला द अर्थ हैज़ बीन वायोलेटेड। हर जगह पर नदियों में आपको नदियाँ जो हैं वो पोल्यूटेड देखने को मिलती हैं। जो वैलीज़ हैं वहाँ पर आपको गार्बेज देखने को मिलता है। जो हिल्स हैं इनको तोड़ा जाता है या फिर इनको वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं, और फिर वहाँ पर रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, रिलीजियस हाउसेस या फिर मंदिर बनाए जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे चलती रहती हैं, और देखने में तो हमें बहुत ही ये सारी चीज़ें ब्यूटीफुल लगती हैं, लेकिन जब इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सारे डिसीजंस जो हैं वो गलत थे। दुखद बात ये है, और ये आर्टिकल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि जो इंटेलिजेंसिया है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इसने आज तक जो केरला में डेवलपमेंट हुआ है इसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना है। केरला ने सोशल इंडिकेटर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, एजुकेशन में, हेल्थ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ के ऊपर हुई हैं? ये नेचुरल कैपिटल को डिस्ट्रॉय करके हमने सोशल इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव किया है, और इस चीज़ को हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक हमारी समझ है, वही यहाँ पर गलत है। और पूरी दुनिया जानती है आज क्लाइमेट चेंज के ऊपर और ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है कि अगर हम हमारी पृथ्वी की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम नेचुरल कैपिटल को नज़रअंदाज करेंगे, तो ये हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक बात होगी। और ये सारी चीज़ें हमारे देश में या फिर दुनिया के दूसरे देशों में इसीलिए होती हैं क्योंकि पॉलिटिक्स, अब ये यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि पॉलिटिक्स में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स ही ये करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो डेफिनेटली मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, और सिर्फ हमारे देश की नहीं दुनिया की दूसरी गवर्नमेंट्स भी यही करती है कि लोगों को खुश करने के लिए, दूसरी बार इलेक्शंस जीतने के लिए वो आपकी जेब में ज़्यादा पैसे डालने की कोशिश करेंगे, वो आपको और ज़्यादा अमीर बनाने की कोशिश करेंगे, राज्य में अच्छी फैसिलिटीज़ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए ही हैं। तो politics is central to this issue, not in the sense of what political parties do in the normal course, but whether citizens decide to alter the course of development by their action. क्या सिटीजन्स इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि भले ही हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के रोड्स ना हो, लेकिन एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करना होगा? क्या हम सब ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? आई थिंक नो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम इस चीज़ को मानते तो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में नहीं होते, दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियाँ हमारे देश में नहीं होती। हमारी नदियाँ जो हैं, अगर आप हिमालयन नदियों की बात करें जो नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं, तो हिमालय से ये जन्म लेती है, और पानी जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का पानी। लेकिन आप देखिए, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा देख लीजिए, एक नदी है जिसका नाम है सियांग, इसके टॉप 5 नदियों में इसका नाम था क्लीनेस्ट वाटर में, प्योरेस्ट वाटर में। लेकिन कुछ सालों पहले की बात है कि यहाँ का पानी जो है वो भी पोल्यूट हो चुका है। फिर अब चाइना ने किया, भारत ने किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बींग्स ही इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दिस रिस्पॉन्स कैनॉट एंड विथ मिनिमाइजिंग वंस ओन कंजम्पशन। सिर्फ हमारा कंजम्पशन हम कम कर देंगे तो इससे ये चीज़ चेंज नहीं होगी। हमें एक ग्रांड लेवल पर, एक बड़े लेवल पर एक बिग पिक्चर देखना होगा एनवायरनमेंट का, तब जाकर इसमें एक बदलाव आएगा। और जब ये लोग या फिर सिटीजन्स इसकी डिमांड करेंगे, मेरा मानना है उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो भी इस प्रकार के डिसीजंस लेने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि उनको नेचुरल कैपिटल को डिस्ट्रॉय करके, अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ लोग अगर रिजेक्ट करने लगे तो फिर गवर्नमेंट को भी कुछ क्रिएटिव तरीके से इसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। और जिस प्रकार से केरला में ये डिस्ट्रक्शन हुआ है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो एब्सेंट रहा है। ये जो टेबल टॉप एयरपोर्ट की बात है, जब इस इश्यू को हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एविएशन सेक्टर में ऐसा माना जाता है कि 10 सालों के अंदर अगर ऐसा ही इंसिडेंट फिर से हुआ या फिर से हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे कि बेंगलुरु में 2010 में एक ऐसा टेबल टॉप एयरपोर्ट, वहाँ पर भी ऐसा टेबल टॉप एयरपोर्ट है। तो पहले तो ये बात है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट्स अब बनाते क्यों हैं। केरला में और एक एयरपोर्ट बनाने की बात है। केरला एक छोटा राज्य है और वहाँ पर 5th एक एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, कुछ सबरीमाला के आसपास वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट करने की बात चल रही है। आई एम नॉट श्योर वेदर कंस्ट्रक्शन हो गया है या नहीं, लेकिन
एक छोटे से राज्य में आपको इतने ज़्यादा एयरपोर्ट्स की आवश्यकता क्यों है? दूसरी चीज़ कि 2010 में अगर एक ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ जहां पर 150 जितने लोग जो हैं वो मर गए थे, और 2020 में यही एक इंसिडेंट एक ही देश में होता है, तो इसका मतलब यह है कि एविएशन सेफ्टी को लेकर भी हमारा देश जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। केरला जो है इसको एनवायरनमेंट के तौर पर हम मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं नॉर्थ इंडिया से केरला में घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एक ब्यूटी नेचर की वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे तबाह हो रही है। और आई एम श्योर इट्स नॉट जस्ट केरला, ये हर एक राज्य में आपको कुछ ना कुछ ऐसी खूबसूरत जगह, नेचुरल जगह देखने को मिलती है, वहाँ पर भी इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर बात करते हैं डाउन बट नॉट आउट। ये आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट का जो खतरा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म के चीफ का एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट ये है कि, और ये स्टेटमेंट उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया है कि वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और दूसरी जगहों पर भी आईसिस का ख़तरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमें यह लगा कि आईसिस के ऊपर हमने एक विजेता प्राप्त कर ली है, आईसिस को हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इराक और सीरिया में जिन जगहों पर आईसिस का कब्ज़ा था वहाँ से तो हमने उनको निकाल दिया, लेकिन 10,000 जितने आईसिस फाइटर्स जो हैं वो आज सेल्स के तौर पर बहुत ही एक अंडरग्राउंड लेवल पर वो काम कर रहे हैं, और ये ख़तरा बताया है व्लादिमीर वोरोनकोव ने। वेस्ट अफ्रीका में कुछ 3,000 जितने आईसिस के फाइटर्स हैं, और अफ़गानिस्तान में भी हमें बहुत सारे अटैक्स जो हैं एथनिक ग्रुप्स को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को टारगेट बनाते हैं ये आईसिस के फाइटर्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स में अब काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड डेजर्ट्स, माउंटेन्स, हिंटरलैंड, अंडरग्राउंड यानी कि पहले जो खुले तौर पर आपको आईसिस के एरियाज़ देखने को मिलते थे इराक और सीरिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अब वो स्प्रेड हो चुके हैं। कुछ लोग जो हैं वो अफ्रीका वापस चले गए। बहुत सारे यूरोप के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने भी आईसिस को ज्वाइन किया था। आई थिंक जिहादी जोन के बारे में हम कल बात कर रहे थे या परसों बात कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस के बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आईसिस को ज्वाइन करने के लिए गए, आईसिस को ज्वाइन किया। उसके बाद आईसिस जब कुछ एरियाज़ में डिस्ट्रॉय किया गया तब ये सारे लोग जो हैं वापस अपने देश चले गए हैं, और ये स्लीपर सेल की तरह है, जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अटैक करेंगे। इराक और सीरिया की बात करें तो उसमें फिर से ये रिजरेक्ट यानी कि फिर से आईसिस जो है वो जन्म ले सकता है, क्योंकि सीरिया में अब देखिए एक पोर्शन जो है वो बशर अल असद की सरकार के पास है, वहाँ पर सिविल वॉर फ़िलहाल जारी है। बाकी का एरिया बशर अल असद की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन इदलिब वाला जो प्रोविंस है ये आज भी जिहादिस्ट और इस प्रकार के रेबल्स के कब्ज़े में है। फिर नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन जो है ये कुर्दिश रेबल के पास है। अब यहाँ पर है लेट्स से टर्की और यहाँ पर हैं सीरिया, तो यहाँ ये बॉर्डर वाला एरिया जो है, और यहाँ पर इराक भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इराक, सीरिया और टर्की वाला जो पोर्शन है तो वहाँ पर आपको टर्किश रेबल्स देखने को मिलते हैं, उनके और कुर्दिश लोगों के बीच में झगड़ा चलते रहता है। तो ये सारी गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ, लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं, और ये आईसिस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इराक में भी यही सिचुएशन है। इराक में एक तरफ यूएसए वर्सेस ईरान की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी की सरकार जो है ये यूएसए और ईरान दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, और दूसरी तरफ आपको आईसिस के लोग जो हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। सेम थिंग गोज़ विथ अफ्रीका एज वेल। लीबिया में भी 2 सरकारें हैं, और लीबिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो माली और बुर्किना फासो जैसे देशों में भी हमें देखने को मिलता है। फिर चायोस नाम का जो देश है वहाँ पर भी मिलिटेंसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक ऐसा सीरियस इश्यू है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैग्नेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये कोविड-19 के बाद की मीन्स सिचुएशन है, जब कोविड-19 हुआ। और अगेन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे यूएसए ने पीपीई किट्स ऑर्डर की, और चाइना ने बता दिया कि अभी फ़िलहाल हमें ख़ुद की पीपीई किट्स बनानी है, उसके बाद हम आपको बेच पाएंगे। तब बहुत सारी जो ऐसी सरकारें हैं, बहुत सारे ऐसे देश जो हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन को हम चेंज करेंगे, हम सप्लाई चेन को दूसरी जगहों पर लोकेट कर सकते हैं। और
अमेरिकन, जापानीज, साउथ कोरियन कंपनीज जो हैं वो चाइना को छोड़कर, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कम्प्लीटली शायद चाइना को ना छोड़े, लेकिन एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में बना सकते हैं। इसके बारे में डिस्कशन चली। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत ही अकेला देश है, भारत को भी बहुत सारी कंपटीशन फेस करनी है। फॉर एग्जांपल वियतनाम में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग किसी एक देश के ऊपर नहीं रख सकते, एसेंशियल इंडस्ट्रियल गुड्स में चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये नहीं होने दे सकते। और रिस्क एंड अनसर्टिनिटी ऑपरेटिंग फ्रॉम डीलिंग विद चाइना, अगर यूएसए उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा रहा है, तो फिर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रहा है तो आप यूएसए और दूसरे देशों में चीज़ों को नहीं बेच पाएंगे। तो बहुत सारी कंपनीज ये सारी चीज़ों को लेकर अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करना चाहती हैं। और भारत ने सेल्फ रिलायंट इंडिया को लॉन्च कर दिया है, आत्मनिर्भर भारत को। हम दुनिया के अलग अलग देशों से एफडीआई और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग में और जॉब्स जनरेशन में चाइना को ओवरटेक कर सकता है? इसके लिए हमें भारत की खामियां और चाइना की स्ट्रेंथ को समझना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में आज भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में नंबर 1 है, हमारा रैंक है नंबर 6। भारत का लक्ष्य यह है कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूट करें। तो जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर हैं उसका कंट्रीब्यूशन, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो फ़िलहाल 15% है। इसको हम इंक्रीज़ करके 25% करना चाहते हैं, 25% तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज भी हम 10% जितने उसमें पीछे हैं। चाइना ने जब अपनी इकोनॉमी खोली तब से लेकर आज तक, 1978 से लेकर एक लंबे टाइम तक, लगभग 40 सालों तक, चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो 10.68% तक रहा है। डबल डिजिट में चाइना ने ग्रोथ किया है। भारत का लक्ष्य ये था कि 1991 के बाद हमारा ग्रोथ जो है वो 12% रहे, लेकिन रियली में हमारा ग्रोथ जो है वो 7% के आसपास रहा है। यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर 28 कंट्रीज़ पहले थे, अब 27 कंट्रीज़ हैं। तो 28 कंट्रीज़ का अगर आप ओवरऑल देखें तो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो जितना है, उसके बाद सेकंड नंबर पर एक देश है वो है चाइना। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 18% जितना वर्ल्ड का जो शेयर है वो चाइना का है। तो आप देखिए चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही मैच्योर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स जो हैं वो 83% जितनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इन 2018, आप देखिए इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स who accounted for 83% of world manufacturing exports in 2018। इसके पार्ट हम नहीं है। भारत की खामियां, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है हमारे देश में। पॉलिसी एनवायरनमेंट, जो टैक्स पॉलिसी एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी समझना मुश्किल है। नॉन कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फिर इंडस्ट्रियल क्रेडिट, अगर आपको लोन और ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है। वर्क फोर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेबर लॉज काफ़ी रिजिड हैं, ट्रेड पॉलिसीज़, फिर लो R&D एक्सपेंडिचर, लैंड एक्विजिशन में बहुत डिले हो जाता है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करे। क्योंकि अगर FDI भारत में आएगा तो इवेंचुअली ये FDI कहाँ पर जाएगा? ये किसी राज्य में ही इन्वेस्ट होगा ना। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये सारे ऐसे राज्य हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के टॉप प्लेयर्स हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको चाहिए ज़मीन। अब ये सारे राज्य जो हैं वो नियरली स्टेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसको हमें स्प्रेड भी करना है। तो बहुत सारे राज्यों के पास बहुत सारी ज़मीन अवेलेबल है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो इनको हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी, और ये सिर्फ राज्य सरकार नहीं बना सकती, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर बनानी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमारे IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब ने एक आइडिया दिया है। आइडिया ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो
इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट और इंडस्ट्री, ये मिलकर पॉलिसीज़ बनाएं, मिलकर डिस्कशन करें ताकि हमारे पास नए आइडियाज़ आएँ और इससे एक टीम वर्क भी बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का। और इससे हम नए रास्ते ढूंढ सकते हैं, नए, फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल की कोई एक खासियत है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका प्रोडक्शन हमें वहाँ पर करना चाहिए। अगर तेलंगाना में कोई चीज़ आप पैदा कर सकते हैं, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ पर वर्कफोर्स को ट्रेन किया जा सकता है, पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के हर एक राज्य के जो बेस्ट पॉइंट्स हैं उसको हमें समझकर उस हिसाब से पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए। फिर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, चांस टू डोनेट डेस्कटॉप्स। अब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज नहीं लेकिन दूसरी कंपनीज ने भी डेस्कटॉप को छोड़कर लैपटॉप्स के ऊपर काम करने की शुरुआत की है। तो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लैपटॉप्स खरीदे हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप्स यानी कि जो पीसी हैं, जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी, तो ये सारे पीसीज जो हैं वो ऐसे ही इसका कोई अब यूज़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या ये है कि अब डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं होगा? नो, डेस्कटॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है कि बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप जो हैं, और बैक ऑफ द एनवलप एक रफ कैलकुलेशन करें तो भी पता चलता है कि 10 लाख से भी ज़्यादा ऐसे डेस्कटॉप्स जो हैं वो लैपटॉप्स जो हैं वो इनको रिप्लेस करेंगे। तो अब इनका एक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको डोनेट किया जा सकता है। वे सारी स्कूल्स में, खास करके जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये सारे डेस्कटॉप्स को वहाँ तक भेजा जा सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी डिजिटल चैनल्स या फिर डिजिटल एजुकेशन के बारे में बात की है। और सिर्फ डेस्कटॉप नहीं, टैबलेट्स, आईपैड, स्मार्टफोन्स और ख़ास करके रिसाइकल्ड ये सारे गैजेट्स जो हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक डेस्कटॉप की जो रिसाइकलिंग या फिर रिप्लेसिंग साइकिल जो है वो 2 से 3 साल की होती हैं। स्मार्टफोन्स की जो है वो उससे भी कम है, 1 साल 1.5 साल की हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीफब्रिश्ड स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप्स जो हैं उनको डोनेट किया जा सकता है। और इससे पूरी जो सप्लाई चेन है, यानी कि जो एक डिजिटल डिवाइड है कि कुछ बच्चों के पास इस प्रकार के डिजिटल डिवाइसेस हैं, कुछ बच्चों के पास नहीं है, तो इन सारे डेस्कटॉप्स का इस्तेमाल और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि हमारे देश में जो यूज्ड कार हैं उसकी मार्केट नई कार से भी बड़ी है, और धीरे धीरे स्मार्ट डिवाइसेस की भी यही सिचुएशन हो रही है कि रीफब्रिश्ड स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं उनकी मार्केट धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तो रीफब्रिश्ड स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स और गैजेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करके डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। लास्ट एक आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आपको ऐसा, खास करके वे सारे स्टूडेंट्स जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर साल सिविल सर्विसेज को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या खामियां हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ बेसिक चीज़ें बताई, जैसे कि हर साल 180 जितने यंग ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं, मेन एंड वेमेन बोथ, इनका सिलेक्शन होता है। टोटल 180 जितने लोग हर साल आईएएस बनते हैं। और आईएएस की प्रिपरेशन करना भी हमारे देश में एक एक बहुत ही प्राइड की बात मानी जाती है। और मैरिज के टाइम पर भी कहते हैं कि हमारे लड़के ने या फिर लड़की ने पास हुए हैं, नहीं हुए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक जेन्युइन तैयारी भी अगर आपने की है तो भी आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, नई चीज़ें पढ़ते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो मैरिज प्रपोजल में भी इसको बोला जाता है कि भाई इन्होंने 2 साल 3 साल 5 साल इसकी प्रिपरेशन की है। तो इतनी अट्रैक्टिव आईएएस सर्विस क्यों है? क्या कॉम्पनसेशन इतना ज़्यादा है? नो। यंगस्टर्स को एक बदलाव लाना है समाज में, सोसाइटी में, ये एक रीज़न है। और उसके ऊपर एक दूसरा रीज़न है, पावर भी है। तो शायद ये दोनों चीज़ों की वजह से लोग इसमें बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। पावर जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं है। पावर का सदुपयोग जो है वो अच्छी बात है। पावर का दुरुपयोग अगर होता है तो वो एक समाज और व्यक्ति के लिए एक बुरी बात बन जाती है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पूरा अपना जीवन जो है वो देश को समर्पित कर देते हैं। वो एक पॉजिटिव बदलाव की राह पर चलते हैं और पॉजिटिव बदलाव करते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स भी हमें देखने को मिलते हैं।
जब एक यंग फ्रेश आईएएस ऑफिसर, एक एजुकेटेड यंग और आइडियलिस्टिक व्यक्ति सर्विसेज को ज्वाइन करता है तो वो एक ह्यूमन कैपिटल ऐड होता है हमारे देश में। लेकिन धीरे धीरे मिनिस्टर्स और पॉलिटिक्स और रियल वर्ल्ड और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रेशर डालने लगती है, और फिर वो जो व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे करके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हर एक व्यक्ति, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आपको देखने को मिलते हैं जो जब ज्वाइन उन्होंने किया था और आज अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति जो है ये तो पूरा बदल गया, क्योंकि सिस्टम ही कुछ ऐसी है। तो इस आर्टिकल में कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं कि क्या हम इन सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। यस, बदल सकते हैं। आईएएस ऑफिसर या फिर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में अगर ज्वाइन हो गए एक बार, तो फिर कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप जस्ट आपकी ड्यूटी करें, कोई भी नया इनोवेशन ना करें, तो भी आपका प्रमोशन होता रहता है, आपको वही सैलरी और पैकेजेस मिलते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की कंपटीशन बाद में नहीं होती है, तो एक व्यक्ति एक ऐसा एनवायरनमेंट में फंस जाता है कि वो फिर प्रोग्रेस के बारे में या फिर नई कोई चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है। शायद आप सोचेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन जब भी आप ऐसे सिचुएशन में जाएंगे जहां पर आपको कंपटीशन फेस करने को नहीं मिलेगी, कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा कि रियली में आपका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे स्टक होता जा रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आईएएस की सर्विस में जब भी कोई ज्वाइन हो, ट्रेनिंग के बाद किसी आईएएस ऑफिसर की अगर अपॉइंटमेंट की जाए तो पूरे जीवन के लिए नहीं, 7 सालों के लिए अपॉइंटमेंट की जाए। पहले 6 सालों का उनका जो काम है वो 7वें साल में उसका असेसमेंट किया जाए, और अगर ऐसा लगे कि वो व्यक्ति फिट नहीं है तो फिर उसको एक एग्जिट ऑप्शन दिया जाए कि आप इस सर्विस में से निकल जाइए। और ऐसा नहीं है कि आपको बस छोड़ दिया ऐसा है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी, एमबीए या फिर दूसरा कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम करने के लिए जा सकते हैं। आपको 1 करोड़ रुपीज़ का फंड दिया जाएगा कि आप एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, राइट। या फिर एक वॉलंटरी रिटायरमेंट भी आपको दिया जा सकता है। और ये जो हर एक साथ मीन्स पहले 7 साल ख़त्म हुए, उसके बाद फिर से आपने, अगर आप आईएएस के लिए फ़िट हैं तो आपको रखा जाएगा, या वरना फिर आपको ये ऑप्शंस दिए जाएंगे। दूसरे 7 साल जब आपके ख़त्म होंगे, फिर से यही सारे ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे और आपको इवेल्युएट किया जाएगा कि अगर आप फिट हैं तो फिर रखा जाएगा, अगर नहीं है तो फिर एग्ज़िट ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे। तो ये एग्ज़िट ऑप्शन शायद आपको थोड़े ऐसा लगे कि ये ऐसा थोड़ी होगा कि इतने साल मेहनत करके हम आईएएस बने और उसके बाद हमें निकाला जाए। लेकिन द थिंग इज़, यहाँ पर बात है देश की और सिस्टम की, कि सिस्टम में जो बेस्ट लोग हैं वो इसमें रहें, टॉप पोजीशन पे वो रहें, और एक लेटरल एंट्री कि अगर एक व्यक्ति जो है, मीन्स आप आईएएस नहीं है लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आप फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर भले ही आप आईएएस रैंक के ना हो, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऐड किया जाएगा, और आपका कंपटीशन होगा जो आईएएस सर्विस में है उनके साथ। अगर आप अच्छे हैं तो फिर आप उनके भी बॉस बन सकते हैं, आप आपको उनके ऊपर भी रखा जा सकता है। तो एट्रैक्टिव एग्जिट ऑप्शन और एट्रैक्टिव एंट्री ऑप्शन, और टाइम टाइम पर अगर री एवेल्युएशन किया जाए तो फिर इस सर्विस को हम और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और फिर कंपटीशन जब होगा तो ऑफिसर्स को भी अपने आप को एक ह्यूमन कैपिटल के तौर पर अपने आप को अपग्रेड करने की एक कंपटीशन वो फेस करेंगे, तो अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाते जाएंगे। तो देश के लिए, सिस्टम के लिए और अच्छे लोग जो हैं वो काम करते रहेंगे, और इससे फिर समाज में और हर एक जगह पर हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल लिखा है उन्होंने बताया है कॉरपोरेट गवर्नेंस की फील्ड में एक गोल्डन पैराशूट कहते हैं। गोल्डन पैराशूट में यही है कि अगर कोई व्यक्ति फिट नहीं है, जब आपने ज्वाइन किया था तब आप उस सर्विस के लिए फिट थे, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको पता चलता है कि आप में वो चीज़ नहीं रही है, तो फिर आपको एक अट्रैक्टिव एग्जिट ऑप्शन दिया जाता है, ताकि कंपनी जो है या फिर जो सिस्टम है वो आगे बढ़ती रहे, बेस्ट लोग जो हैं उसके साथ जुड़ते रहें, जो लोग फिट नहीं है वो उसमें से निकलते जाएं और नई जगह बनती जाएं, और आपको भी एक ऐसा अट्रैक्टिव ऑप्शन दिया जाएगा जिससे आप भी अपना जीवन जो है, करियर जो है वो राइट डायरेक्शन में ले जा सकें। ये रही कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक अच्छी खबर ये आई है कि अफ्रीका अब पोलियो फ्री हो चुका है, ये WHO ने डिक्लेयर किया। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।